हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपने उपेंद्र सिंह की डिस्कशन को। लास्ट लेक्चर तक हम लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में कवर कर चुके हैं, ये जो हमारा चैप्टर अभी चल रहा है। इस लेक्चर से हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे जैनिज्म एंड पर्टिकुलरली जैना टेक्स्ट के बारे में। बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म के बारे में बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने के लिए उपेंद्र सिंह का मैंने आपको पहले भी बताया था एक डेडिकेटेड लेक्चर आएगा, एक चैप्टर है उसका बुक के अंदर, बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। तब हम उसको वहाँ से डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल बेसिक लेवल से फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स तो जानते ही हैं कि एनसीईआरटीज़, तमिलनाडु एनसीईआरटीज़, पूनम दला दहिया की बुक हम कवर कर ही चुके हैं, विच इज़ मोर देन इनफ टू नो द बेसिक्स ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म एज वेल एज द एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म। फिलहाल उपेंद्र सिंह की बुक में ये जो चैप्टर है वो अंडरस्टैंडिंग सोर्सेज है, तो हमें बेसिकली यहाँ पर टेक्सचुअल सोर्सेज के बारे में बात करनी होती है। तो ये कोई हिस्ट्री नहीं बता रहा है ये वाला चैप्टर, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ रेलिवेंट लगता है मैं आपको बता देता हूँ। तो हम बात करते हैं अब जैना टेक्स्ट के बारे में आफ्टर बुद्धिस्ट टेक्स्ट। देखो, जो जैनिज्म के अंतर्गत जो भी इनकी पवित्र किताब होती हैं जिसको जैना मंक्स और नन्स फॉलो करती हुए आए हैं प्राचीन भारत के ज़माने से, उन पवित्र, उन सेक्रेट किताबों को जिसको जैना मंक्स और नन्स बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, उनको कहा जाता है सिद्धांत, या फिर उनका दूसरा नाम होता है अगम। ठीक है, ज़्यादातर फेमस वर्ड तो देखो वैसे अगम ही है, लेकिन सिद्धांत वर्ड आप कम सुनोगे। उपेंद्र सिंह के अंदर ये वर्ड दे रखा है, तो एक ही बात है, क्योंकि मैंने यहाँ पर और लिख रखा है, चाहे आप इसको सिद्धांत बोलो चाहे अगम बोलो, बात एक ही है। अब एक यूनिक बात करते हैं। देखो, जैसा कि हमने बात करी थी जब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे थे, उसके लेक्चर्स को जब हम मतलब बना रहे थे, तो हमने ये बात करी थी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कि 6th सेंचुरी बीसी के अंदर वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्ध जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और उस ज़माने के अंदर जो एक फेमस दो लैंग्वेजेस जो थी, जो आम लोगों की बोलचाल में बहुत प्रचलित थी, वो थी एक पाली और दूसरी भाषा थी प्राकृत। लेकिन जब हमने बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था तब हमने ये भी जाना था कि पाली और प्राकृत के साथ आगे चलकर जो संस्कृत भाषा है वो प्रचलित होना शुरू हो गई थी। और जो टेक्स्ट पाली प्लस संस्कृत को मिक्स करके बनाए जाते थे, या प्राकृत और संस्कृत को मिक्स करके बनाए जाते थे, या जिसके अंदर पाली प्लस प्राकृत प्लस संस्कृत होती थी, उसको हमने नाम दिया था बुद्धिस्ट हाइब्रिड टेक्स्ट। ये वाली चीज़ आपको याद होगी काफ़ी अच्छे से, है ना। अब जैनिज्म के कंटेक्स्ट के अंदर जो हम ये बुक्स के नाम ले रहे हैं जिसको हम सिद्धांत या अगम टेक्स्ट कह रहे हैं, अब अगेन बात मैं आपको यहाँ पर यही बताना चाहूँगा, ये कोई एक बुक नहीं है, ये भी दोस्तों एक प्रकार की आप इसको कैटेगरी ऑफ टेक्स्ट कह सकते हो। ये भी एक कैटेगरी है, जैसे हम बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट के अंदर पढ़ रहे थे ना, सुत पितक, विनय पितक और अभिधम पितक, तो ये भी एक कैटेगराइजेशन ही है, सिद्धांत और अगम जिसको आप कह रहे हो। ठीक है, लेकिन एक यूनिक एस्पेक्ट यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, जो भाषा एज कॉन्ट्रास्ट टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट जहाँ पर पाली प्लस प्राकृत प्लस संस्कृत यूज हुई, जो लैंग्वेज यहाँ पर हमें प्राचीन भारत के अंदर जैना टेक्स्ट की जो हमें देखने को मिलती है, वो हमें एक ईस्टर्न डायलेक्ट देखने को मिलता है। अभी ईस्टर्न मतलब ईस्टर्न इंडिया नहीं है। यहाँ पर अगर आप जानते होगे कि 6th सेंचुरी बीसी के अंदर जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए, वो हुए यूपी और बिहार रीजन के आसपास। ठीक है, तो उधर के एरिया को थोड़ा सा ईस्टर्न साइड डिनोट करके यहाँ पर बोला जा रहा है कि वहाँ पर जो एक डायलेक्ट यूज़ होता था उस ज़माने के अंदर, प्राकृत का ही वो एक डायलेक्ट था, और उसको हम कहते हैं अर्धमगधी। ठीक है, तो जैना टेक्स्ट जर्नली जो लिखे गए वो अर्धमगधी भाषा के अंदर लिखे गए। लेकिन एक बात आपके मन के अंदर आपको तंग कर रही होगी कि मैंने आपको बुद्धिज़्म के कंटेक्स्ट के अंदर ये बताया था जब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे थे कि गौतम बुद्धा जी के देहांत के बाद जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, जिस इवेंट को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, तब बुद्धिस्ट काउंसिल्स का गठन हुआ था, और उसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट सारे के सारे कंपाइल करे गए थे गौतम बुद्धा जी के जीते जी। ठीक है, या उनसे पहले, तो ऑब्वियस ही बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता गौतम बुद्धा जी आए नहीं और बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिख दिए जाएं, तो ये तो बहुत नॉनसेंस ही बात है। लेकिन गौतम बुद्धा जी ने खुद अपने हाथों से कभी कोई टेक्स्ट नहीं लिखा, उनके जीते जी किसी भी बुद्धिस्ट नन ने
किसी भी बुद्धिस्ट मंक ने या बुद्धिस्ट नन ने कोई टेक्स्ट नहीं लिखे। सारे जो टेक्स्ट कंपाइल करे गए थे, लिखे गए थे, बुद्धा जी की बातों को रिकॉल करते हुए वो बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अंदर कंपाइल करे गए थे। अब आपके मन के अंदर एक सवाल होगा कि सर ये जो जैनिज्म वाले जो टेक्स्ट हैं, जो जैना टेक्स्ट हैं, ये क्या वर्धमान महावीरा जी के सामने लिखे गए थे या फिर यहाँ पर भी उनके देहांत के बाद वो लिखे गए थे? तो देखो, उसके लिए आपको एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग हिस्ट्री। जर्नली जब आप जैनिज्म के बारे में पढ़ते हो तो आपके दिमाग में सिर्फ वर्धमान महावीरा जी आते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपकी गलत हो सकती है कि वर्धमान महावीरा जी वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो मतलब जनरली हमारी किताबों में अगर मैं आपसे पूछूं, फिर वर्धमान महावीरा जी का नाम इतना एसोसिएट क्यों करा जाता है? जैसे बुद्धिज्म के साथ हम हमेशा जोड़ते हैं गौतम बुद्धा जी को, हु वॉज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, लेकिन अक्सर आपके दिमाग में शायद से गलत फैक्ट जो है वो बसा होगा, जिसको आज मैं खींच कर निकाल दूंगा, कि वर्धमान महावीरा जी वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। नहीं, ही वॉज नॉट फाउंडर ऑफ जैनिज्म। लेकिन फिर भी सवाल वही घूम फिर कर आ जाता है कि जब भी हम अपनी एनसीईआरटीज वगैरह या नॉर्मल किताब कोई भी पढ़ते हैं बाजार से लाकर, उसके अंदर ऐसा क्यों दे रखा होता है कि बुद्धिज्म के साथ नाम दे रखा है गौतम बुद्धा जी का, जैनिज्म के साथ नाम दे रखा है वर्धमान महावीरा जी का? एक्चुअली क्या है, जैनिज्म का इतिहास वर्धमान महावीरा जी से बहुत हज़ारों साल पुराना है। क्या होता है, बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में जो बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर लेते हैं और जो अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो ऐसे बुद्धिस्ट नन्स एंड मंक्स, टीचर्स को, फिलोसफर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बोधिसत्वास। जैनिज्म के कंटेक्स्ट के अंदर जो फेमस जैना मंक्स रहे हैं, ठीक है, और जिन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी, अब यहां पर एनलाइटनमेंट का नाम और तरीका थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जैसे बुद्धिज्म के अंदर जिनको आप बोधिसत्वास बोलते हो, उनकी मिरर इमेज को अगर आप जैनिज्म के कंटेक्स्ट में देखना चाहो तो यहां पर एक जो नाम चलता है जैनिज्म के अंदर, उनको हम बोलते हैं तीर्थंकर्स। तीर्थंकर्स। और ये जो वर्धमान महावीरा थे ना, ये 24th तीर्थंकार थे और लास्ट तीर्थंकार थे, लास्ट जैना फिलोसफर, लास्ट जैना टीचर थे। तो फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट का नाम था ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। तो ऐसे 24 है। अब उन 24 का आपको नाम याद करना है क्या? यार यूपीएससी जैसे लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करना तो चाहिए। अब वो इंफॉर्मेशन मिलेगी कहां से? उपेंद्र सिंह की बुक में जब हम बुद्धिज्म जैनिज्म के चैप्टर को डिकोड करेंगे, तब मैं आपको वो 24 तीर्थंकार, उनके अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन प्रॉपर एक स्टोरी फॉर्मेट के अंदर मैं आपको याद करवा दूंगा। अभी आप अपने दिमाग पे लोड मत लो, लेकिन अगर आप पहले सिर्फ उनका नाम की लिस्ट याद करके रख सकते हो, कोई एब्रीविएशन वगैरह बना सकते हो, वो तो बहुत अच्छी बात होगी फिर आपके लिए, ठीक है। आपकी मेहनत, जब हम उस चैप्टर पर आएंगे तो काफ़ी हद तक आपकी मेहनत बच जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपसे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि जब हम बात करते हैं जैना टेक्स्ट की, तो जैना टेक्स्ट बीच बीच में लिखे जा रहे थे, लेकिन उनकी प्रॉपर कंपाइलेशन जो करी गई वो भी सेम, बिल्कुल डिट्टो सेम वही पैटर्न फॉलो हुआ। वर्धमान महावीरा, जैसा कि आपको बता रहा हूँ, 24 और लास्ट तीर्थंकार थे, लास्ट जैना फिलोसफर, लास्ट जैना टीचर थे, लास्ट जैनिज्म के कंटेक्स्ट के अंदर गुरु माने जाते हैं। इसके बाद कोई तीर्थंकार नहीं हुआ जैनिज्म के अंदर। तो उनके देहांत के बाद जैना काउंसिल्स का गठन हुआ, और उन जैना काउंसिल्स के अंदर जो जैना मंक्स और नन्स थे, उन्होंने सेम, यही आप कह सकते हो कि वर्धमान महावीरा, ऋषभदेव से लेकर वर्धमान महावीरा तक 24 तीर्थंकार जो थे, उनकी बातों को कंपाइल करके टेक्स्ट के अंदर लिखा, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन आप याद रखना। अब आपका होमवर्क एक ये है, जैसा मैंने आपसे बुद्धिज्म वाले लेक्चर के अंदर पूछा था, जब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में हमने लेक्चर बनाना स्टार्ट करा था, तो आपको ये बताना है कि टोटल इतिहास के अंदर कितनी जैना काउंसिल्स गठित हुई, वो जैना काउंसिल्स जो थी कहाँ कहाँ पर हेल्ड हुई, ठीक है, और उन हर एक जैना काउंसिल के अंदर एक जैना हेड हुआ करते थे,
यानी कि आप उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह सकते हो। तो हर एक जैना काउंसिल्स के आपको टोटल ये बताना है कि कहाँ पर हुई, कौन कौन सी जगह पर हुई, टोटल कितनी हुई, और उनकी प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर उनके हेड कौन थे जिनकी अध्यक्षता में वो जैना काउंसिल्स का गठन हुआ। और ये इन्फॉर्मेशन कोई आपके लिए नई इन्फॉर्मेशन नहीं है। पूनम दलाल दहिया के अंदर और जो तमिलनाडु की जो बुक्स हैं एनसीईआरटीज़ हैं उसके अंदर हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। तो ये कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स भी और यूट्यूब वाली ऑडियंस भी। अब जो बुद्धिज़्म के अंदर हम जब पढ़ते हैं दोस्तों, तो हमने ये पढ़ा था कि बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स के अंदर गौतम बुद्ध जी की डेथ के बाद एक आइडियोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल डिबेट हो गया था कि कुछ जो बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स थे वो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कर कर मोक्ष को प्राप्त हो जाते थे। उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, दूसरों को राह दिखानी है कि वो एनलाइटनमेंट की प्राप्ति कैसे कर सके। और उनका ये मानना था गौतम बुद्ध जी की मूर्ति पूजन नहीं होनी चाहिए, उनकी टीचिंग्स ही अपने आप में पूजा है। दूसरा जो ग्रुप था उनका ये मानना था एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करने के बाद हम इस पोजीशन में हैं कि अब कि हम परिनिर्वाण को यानी कि अपने शरीर को त्याग कर कर मोक्ष की प्राप्ति अटेन कर सकते हैं, लेकिन हम उसको अपने शरीर को इसलिए त्याग नहीं कर रहे हैं क्योंकि संसार में जो भटके हुए लोग हैं हम उनको राह दिखाना चाहते हैं, जीवन की सच्चाई बताना चाहते हैं। जिस प्रकार से गौतम बुद्ध जी ने हमारा जीवन जो है बिल्कुल हमें एक राह दिखाकर हमें एक एनलाइटनमेंट की पाथ पर जाकर हमें रास्ता बताया और एक तरीके से सेटिस्फाइंग जीवन जो है वो जो सेटिस्फैक्शन की जो उम्मीद है उससे भर दिया हमारा जीवन। इसी प्रकार से हम दूसरे लोगों की ले मैन ले वुमेन की हेल्प करना चाहते हैं, तो वो बने बोधिसत्वास। ठीक है, तो ये और उनका ये भी मानना था कि गौतम बुद्धा की मूर्ति फॉर्म में पूजा होनी चाहिए। इस आइडियोलॉजिकल, इस साइकोलॉजिकल डिबेट के चलते बुद्धिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट जो ओरिजिनल था हीनायान और थेरावाड़ा वो डिवाइड हो गया था हीनायान और महायान के अंदर। आगे चलकर फर्दर डिवीजन हुई वज्रयान और उसके और भी सब स्कूल्स बने। तो सिमिलरली जैनिज्म के अंदर भी आपको ऐसे देखने को मिलता है। जैनिज्म के अंतर्गत जो इनका मोनास्टिक ऑर्डर है कि कैसे एक जैना मंक और नन को रहन सहन कर कर, क्या पहनकर, क्या माला, क्या जो है एक झाड़ू लेकर बैठनी चाहिए, मुंह पर पट्टी बांधनी चाहिए कि नहीं बांधनी चाहिए, शरीर पे कपड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जो भी जैना मोनास्ट्रीज के अंदर ऋषभ देव से लेकर वर्धमान महावीरा तक जब तक जो चीज़ मोनास्टिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाते थे, तो आप खुद भी समझने की कोशिश करो कि फर्स्ट तीर्थंकार से लेकर 24 तीर्थंकार तक भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो बदल गई होंगी। और वर्धमान महावीरा जी के बाद जो जैन मोनास्टिक ऑर्डर है उसके अंदर एक अगेन आइडियोलॉजिकल, एक साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट जो है वो पैदा हुआ और उसके चलते जैना मंक्स और नन्स जो हैं वो दो स्कूल ऑफ थॉट में जो है डिवाइड हो गए। और ये काम हुआ 3rd सेंचुरी सीई में। याद रखना हम बीसीई की बात नहीं कर रहे, 3rd सेंचुरी सीई में ये वाला काम हुआ और जैना मोनास्टिक ऑर्डर डिवाइड हो गया इनटू 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। एक का नाम हुआ श्वेतंबर, दूसरे का नाम दिगंबर। श्वेतंबर मतलब वाइट, श्वेत, इनको हम कहते हैं वाइट क्लैन। दिगंबर मतलब न्यूड, बिना कपड़े के, और उनको हम कहते हैं स्काई क्लैन, आसमान जैसे एकदम साफ होता है ना वैसा। तो ये हैं दिगंबर जो कि वस्त्र बिल्कुल भी अपने शरीर पर धारण नहीं करते हैं, और श्वेतंबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। इनके कुछ कुछ टूल्स और ऑब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे ये लगाते हैं अपने मुंह पे मुंह पट्टी। इनके पास, दिगंबर के पास एक झाड़ू होती है पिकॉक के फेदर से बनी हुई, ये इसको झाड़ कर ही किसी जगह पर बैठते हैं और इस झाड़ू को हम लोग कहते हैं रजोहरन। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको 6th क्लास की तमिलनाडु के अंदर बताई थी। ठीक है, तो इनका अलग अलग एक दूसरे से सोच विचारों में कुछ टकराव था जिसके चलते ये स्कूल ऑफ थॉट जो है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो जैना मंक्स और नन्स के बीच में एक डिस्प्यूट हुआ था और ये डिवाइड हो गए थे आइडियोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली। ठीक है, तो जैसे दिगंबर है, दिगंबर अब आपके दिमाग में आया होगा, हम इसके बारे में वैसे तो डिटेल में बात करेंगे। मैं क्यूरियोसिटी आपके मन से अभी
अभी नहीं मिटाना चाहता, वो हम बाद में बात करेंगे। लेक्चर हमारा पूरा चैप्टर है डेडिकेटेड, उसके बारे में हम एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाएंगे। कुछ कुछ बेसिक बातें लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि यार ये एक मंक होते हैं, ठीक है, और ये न्यूड क्यों रहते हैं? दिगंबर सेक्ट के जो लोग होते हैं, जो मंक और नन्स होते हैं, उनका ऐसा क्या मानना है कि वो बिल्कुल भी शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करेंगे। और अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर सर्दियों में भी नहीं पहनते क्या? सर्दी गर्मी बरसात कभी भी नहीं। जब ये अपने वस्त्रों का त्याग करते हैं तो ये कभी भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों? इनका ये मानना होता है कि आपके मन में जो अटैचमेंट की जो भावना है ना, वो कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे दिगंबर्स का ये मानना रहता है, जो स्काई क्लैन है, जो न्यूड रहते हैं, कि अटैचमेंट जो है ना, उसकी कोई डिग्री नहीं होनी चाहिए कि मैं सिर्फ 3% बिल्कुल बेसिक चीज़ों से अटैच हूँ, बाकी मैंने 97% जो अटैचमेंट्स हैं दुनियादारी की, जो मेटलिस्टिक मेंटेलिटी है, उसका त्याग कर दिया, सिर्फ 3% बेसिक चीज़ें जो है मैं उससे अटैच हूँ। नहीं, इनका ये मानना है कि अगर आप अपने शरीर पर वस्त्र धारण करते हो, वो भी एक प्रकार की अटैचमेंट है। क्योंकि इनके स्कूल ऑफ थॉट में ऐसा माना जाता है कि जब हम बर्थ लेते हैं और जब हमारी डेथ होती है, तब हमारे शरीर पे कोई वस्त्र थोड़ी ना रहते हैं। अब ठीक है, बहुत सारे धर्मों के अंदर डेथ के टाइम पर वस्त्र पहनाकर भेजा जाता है, लेकिन बहुत बार वस्त्र उतार भी लिए जाते हैं, शमशान घाट या फिर जहाँ पर भी पर्सन को गाड़ा जाता है, किसी भी जगह पर। अब अगर वस्त्र पहने भी है पर्सन ने, किसी डेड बॉडी ने, एक टाइम के बाद वो सब, जब बॉडी जो है वो डिकम्पोज होने लगेगी, तो वो सारे के सारे जो उस पर शरीर पे कीड़े वगैरह लगेंगे, वो वस्त्र कुछ टाइम पे जो कॉटन वगैरह के कपड़े जो पहने होंगे, किसी औरत ने साड़ी पहनी होगी, वो भी फटकर पूरा कंकाल ही बन जाएगा एक टाइम के बाद, तो कुछ सालों के बाद तो। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली बर्थ की, संसार में हम किसी चीज़ के साथ नहीं आते हैं, ये दिगंबर्स का मानना है। और बर्थ के टाइम पर हम टोटली न्यूड होते हैं। तो वो जो बेसिक जीवन हमें मिला था जब हम पैदा हुए थे, जब किसी भी चीज़, किसी भी अटैचमेंट के बारे में हम नहीं जानते थे, स्पेशली कपड़ों के बारे में भी हमें कोई ज्ञात नहीं था, तो हमें बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए। क्योंकि कपड़ों जैसी बेसिक चीज़ की भी अटैचमेंट एक अटैचमेंट है। और यहाँ पर जैनिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट, मैंने आपको बताया था फाउंडेशन कोर्स की क्लासेस के अंदर, ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू बुद्धिज्म एक्सट्रीम थॉट्स लेकर चलते हैं। थोड़ा सा टफ है इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना। जैसे रजोहरण, ये जो झाड़ू है जो मोर के पंखों से बनी हुई है, जैना मंक्स जनरली अपने पास रखते हैं। अब ऐसा मत सोचना, मैं आपको आगे चलकर क्लैरिटी दूंगा कि सर ये जो मुंह पट्टी है, क्या ये दिगंबर्स नहीं बांधते हैं क्या? या फिर ये जो रजोहरण है, क्या ये श्वेतंबर यूज़ नहीं करते हैं क्या? तो ये इन चीज़ों की क्लैरिटी मैं आपको आगे चलकर दूंगा, जब मैं आपको अनगिनत डिफरेंसेस बताऊंगा दोनों स्कूल ऑफ थॉट के बीच पे। और भी सब डिविजन्स थी स्कूल ऑफ थॉट की, बुद्धिज्म के अंदर भी, जैनिज्म के अंदर भी, उसके बारे में लेकिन हम बाद में बात करेंगे। अभी यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती है इसके बारे में बात करने का। लेकिन जैसे रजोहरण के बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें अगर मैं बताऊँ, इनके कायदे कानून जो हैं वो थोड़े से ना डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू बुद्धिज्म। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पाथ पर चलते हैं, और ये वन ऑफ द कारण भी बना कि जैनिज्म जो है एज अ स्कूल ऑफ थॉट, एज अ रिलीजन, इतना पॉपुलर नहीं हो पाया ऑल ओवर दी वर्ल्ड। क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं थी इनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना, क्योंकि ये बहुत एक्सट्रीम बात कर जाते थे। अब जैसे रजोहरण है, कोई भी जैना मंक जिस जगह पर बैठ रहा है, तो इनका ऐसा मानना है कि यहाँ पर ना कुछ कुछ छोटे छोटे कीटाणु होंगे, कुछ चींटियाँ होंगी, कुछ बैक्टीरिया होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो झाड़ू से झाड़ कर उस जगह को बैठते हैं ताकि इनसे पाप ना हो जाए, किसी चीज़ के ऊपर ना बैठ जाए, बेजुबान जीव जंतुओं की जान ना चली जाए इनके बैठने से। वहाँ पर संभल संभल कर ये चलते हैं, ठीक है, देख देख कर, ताकि इनका पैर गलती से भी किसी ऐसी चीज़ के ऊपर ना पड़ जाए जहाँ पर कोई चींटी हो, कॉकरोच हो। और मन के अंदर ये बार बार सॉरी बोलते हुए चलते हैं कि अगर हमसे अनजाने में किसी चींटी की, किसी चींटे की, किसी कॉकरोच की, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई है, तो
हे प्रभु, हे परमात्मा, हमें क्षमा करना। मुंह पट्टी जैसे जो श्वेतांबर बांधते हैं, तो वो बिल्कुल ना धीमी आवाज़ के अंदर बात करते हैं। जैसे मैं आपको अगर ये लेक्चर बनाऊँ तो मैं आपको ये कहूँगा, दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में। तो मैं अब इतनी धीरे क्यों बोल रहा हूँ? मैं एकदम से लाउड होकर क्यों नहीं बोल रहा हूँ? लाउड होकर अगर मैं बोलूँगा तो ऐसा जैना मंक्स का ये मानना है, हवा में कुछ कीटाणु हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। जोर की बोलने से उनकी डेथ हो सकती है, वो मर सकते हैं। इसलिए इनका यह मानना रहता है आराम आराम से बात करो। अब ऐसी चीज़ों को आम आदमी 6th सेंचुरी BC में कनेक्ट नहीं कर पाया, उससे पहले भी नहीं कर पाया। और वो चीज़ें जैसे ये कि इनका ये मानना भी रहता है कि बेफालतू में, मैंने आपको फाउंडेशन कोर्स की क्लास में सारी चीज़ें बताई थी कि बेफालतू में जैसे कूदो मत, इधर से उधर उछलो मत, तालियां नहीं बजानी है। अगेन कीटाणु जो हैं वो इससे मर सकते हैं, कोई जीव जंतुओं की डेथ हो सकती है। तो जो मैं लेक्चर को सिखाते हुए आपको ये बातें बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू जैनिज्म मैंने अभी बहुत सारे पाप करे, लेकिन इस पाप का भागीदार सिर्फ मैं नहीं हूँ, आप भी हो। ठीक है, तो मिल बांट के सज़ा काटेंगे। तो श्वेतांबर एज अ स्कूल ऑफ थॉट के अंदर जो इनकी प्रोमिनेंट बुक्स हैं उनके नाम हम जानते हैं। वैसे तो देखो बहुत सारी क्यूरियस चीज़ें हैं बताने को, लेकिन मैं आपको वो बाद में बताऊंगा जब हम 2 स्कूल ऑफ थॉट के बारे में बात करेंगे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले चैप्टर के अंदर। तब मैं आपको श्वेतांबर दिगंबर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। ठीक है, जो श्वेतांबर कैनन है, जो कैटेगरी है जो बुक्स की, उसके अंदर कौन कौन से प्रोमिनेंट टेक्स्ट जो हैं वो कवर होते हैं। कैनन मैंने आपको पहले भी बता दिया था जब हम बुद्धिज्म टेक्स्ट को पढ़ रहे थे, तो बुद्धिस्ट कैनन के बारे में जिक्र हुआ था, है ना। और अब तब हमने पाली कैनन, प्राकृत कैनन, हाइब्रिड संस्कृत जो कैनन था उनको देखा था, उनको पढ़ा था हमने। त्रिपिटक की बात करी थी, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सब कैटेगरीज थी, राइट। तो श्वेतांबर जो कैनन है, और श्वेतांबर कौन? वाइट क्लैन, ठीक है, भूलना मत, जो शरीर पे वस्त्र धारण करते हैं, उनके उनके द्वारा फॉलो करी जाने वाली जो पवित्र जो ग्रंथ हैं, जो किताब हैं अंडर जैनिज्म, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो आप एक चीज़ याद रखना, अंगास जो हैं वो दोनों स्कूल ऑफ थॉट के लिए काफ़ी पवित्र किताबें हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जो उसको फॉलो करते हैं वो श्वेतांबर सेक्ट के लोग जो हैं, जो श्वेतांबर सेक्ट के जो मंक्स और नन्स हैं वो फॉलो करते हैं। तो अंगास जो हैं वो मैंने आपको बताया था कैटेगरी हैं। तो टोटल कितनी अंगास के अंदर बुक हैं? 12 देखो होती हैं अंगास की बुक्स। अब अंगास की कुछ सब कैटेगराइजेशन भी है, जैसे हम वेद पढ़ते हैं तो उसके अंदर उपवेद होते हैं ना, ऐसी उपअंगास भी हैं। उप अंगास यानी कि सब अंगास, वो भी 12 हैं। इसको हम उवंगा उवंगास भी कहते हैं। और मैंने आपको बताया था संस्कृत के अंदर जब जो प्रोनाउंसिएशन जिस चीज़ की हम एन करते हैं, इंग्लिश में हम उसको एम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 हैं पैनास, इसको हम प्राकीर्नास भी कहते हैं। 6 हैं छया सूत्र, ठीक है, छेद यानी कि 6, इसको छेद सूत्र भी कहते हैं, छया सूत्र भी कहते हैं, मतलब 6 ही होता है दोनों का, छया या छेद 6 होता है। फिर 4 हैं मूल सूत्र, इसको हम मूल सुतास भी कहते हैं। तो 12 अंगाज हो गए, उनकी सब कैटेगराइजेशन अगेन 12 होती हैं, वो हो गए 12 उवंगास या फिर उपंगास, 10 पैनास या प्राकीर्नास, 6 छया सुतास या छेद सूत्र, 4 मूल सुतास या मूल सूत्र, ठीक है। तो ये सारे प्रोमिनेंट जो हैं वो जैना टेक्स्ट जो हैं माने जाते हैं अंदर श्वेतांबर स्कूल ऑफ थॉट। और मैंने आपको एक फैक्ट बताया था, उसको याद रखना, जो लैंग्वेज जो थी अर्लीस्ट टेक्स्ट की जैसे अंगास की, वो ईस्टर्न डायलेक्ट जो था प्राकृत का उसके अंदर लिखी गई थी, जिसको अर्धमगधी बोलते थे। तो ये जो लिखी गई हैं वो अर्धमगधी के अंदर लिखी गई, जो अर्लीस्ट टेक्स्ट थे, सारे के सारे नहीं, अर्लीस्ट टेक्स्ट जो थे, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ इंडिविजुअल टेक्स्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि प्रॉपर एक बुक है, मतलब वो कैटेगरी नहीं है, वो एक बुक है। एक का नाम है नंदी सूत्र, ठीक है, और दूसरे का नाम है अनुगोदार। और नंदी सुता भी आप इसको बोल सकते हो, नंदी सूत्र को। और अनुगोदार का दूसरा नाम है अनुयोग द्वार, ठीक है, अनुयोग
द्वार। ठीक है, अब इन किताबों के अंदर क्या दे रखा है? इन किताबों के अंदर जो 24 जो तीर्थंकर हैं, ऋषभ देव से लेकर वर्धमान महावीरा जी तक, उनकी फिलॉसफी, उनकी टीचिंग्स, उनके मोनास्टिक ऑर्डर्स, जैना फिलॉसफीज, ये सब चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। इंसान का क्या डेली जीवन में चाल चलन होना चाहिए, क्या क्या उसको फॉलो करना चाहिए, कैसे उसे हर्ट नहीं करना चाहिए। लिविंग क्रीचर्स को तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जैनिज्म के अंदर एक स्पेशल बात ये भी आती है कि जो नॉन लिविंग क्रीचर्स हैं आप उनको भी हर्ट मत करो। जैसे चेयर है, बेफालतू में उसके ऊपर पैर मत मारो, मत खिसकाओ उसे हर्ट हो सकता है। ठीक है, मेरा जैसे ये माइक है तो मैं ऐसे ऐसे करके अगर इस पर अपना ये जो पेन है ये मार रहा हूँ तो ये भी चीज़ गलत है अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे बताया, ये लेक्चर को समझाते वक्त जो भी पाप मैं कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू जैनिज्म, उसके भागीदार आप भी हो। ठीक है, तो देयर इज सम ओवरलैप। भले ही दोनों स्कूल ऑफ थॉट जो हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, वो एक दूसरे से अलग है, लेकिन उनके अंदर कुछ ओवरलैप भी हमें देखने को मिलता है जब बात आ जाती है कैनोनिकल टेक्स्ट की। अब यहाँ पर कैनोनिकल टेक्स्ट की रेलेवेंस वही है, सेम अंडरस्टैंडिंग है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट के लेक्चर्स कर रहे थे कि कैनोनिकल टेक्स्ट जो वर्ड है वो सिर्फ बुद्धिज्म के साथ एसोसिएटेड नहीं है। कैनोनिकल टेक्स्ट किसी भी चीज़ के साथ एसोसिएटेड हो सकता है जहाँ पर ओरिजिनल जो टीचर्स होते हैं उनकी ओरिजिनल टीचिंग्स हमें बताई जाती हैं। तो अगर हम कैनोनिकल टेक्स्ट की बात करें तो सिंपली यहाँ पर क्या मतलब है इसका कि 24 तीर्थंकर जो थे जैनिज्म के अंदर, उनकी बातें, उनकी टीचिंग्स, उनके कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं जिन टेक्स्ट के अंदर कंपाइल करे गए, सिंपली वो बन गए कैनोनिकल टेक्स्ट। ठीक है, अगले लेक्चर में हम वैसे बात करने वाले नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में। तो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ ओवरलैप देखने को मिलता है हमें इन द कंटेंट ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ टू स्कूल, यानी कि श्वेतांबर स्कूल ऑफ थॉट के जैना मंक्स और नन्स के अपने कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, दिगंबर के भी अपने कैनोनिकल टेक्स्ट हैं, लेकिन दोनों वैसे एक दूसरे से अलग है, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज भी है। फॉर एग्जाम्पल, दिगंबर जो हैं, जो स्काई क्लैन होते हैं, जो न्यूड रहते हैं, ठीक है, दिगंबर्स मंक्स का ये मानना रहता है, वो एक्सेप्ट करते हैं और प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं अंगास को। और अंगास कितने हैं जैनिज्म के अंदर? 12। ठीक है, और कुछ जो टेक्स्ट है विच दे क्लब टुगेदर एज अंगभयास। अब देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, दिगंबर जो हैं वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अंगास को। अंगभयास के बारे में अगर आप गूगल सर्च करोगे ना तो ये वो टेक्स्ट होते हैं जहां पर अंगास की टीचिंग्स और फिलॉसफीज बिल्कुल अलग है अंगास से। ठीक है, और इसको जनरली अंगभयास को श्वेतांबर सेट के जो लोग हैं वो फॉलो करते हैं। लेकिन यहां पर हमें क्या बताया जा रहा है, जो कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ ओवरलैपिंग जो कुछ फीचर्स हैं वो ये हैं कि दिगंबर्स एक्सेप्ट करते हैं और प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं, उनके लिए ज़्यादा पवित्र ग्रंथ 12 अंगास है, और कुछ अपने टेक्स्ट को, अंगास को, वो अंगभयास के साथ क्लब करके वहाँ पर हमें श्वेतांबर टेक्स्ट जो है वो कुछ कुछ हमें देखने को मिलते हैं अंगास के अंदर भी। ये देखो बात सिंपल है ना, सिंपल बात कैसे कि ओरिजिनल जो जैनिज्म के जब टेक्स्ट देखे गए थे तब ये स्कूल ऑफ थॉट नहीं थे, दोनों डिवीजन बाद में जाकर हुआ। तो जो भी टेक्स्ट लिखे गए, कुछ कुछ बातों को दोनों स्कूल ऑफ थॉट के जो मंक्स एंड नन्स हैं वो कॉमनली फॉलो करते हैं, और बहुत सारी जगह पर आगे चलकर डिफरेंसेस हुए। तो ये सिंपल सी एक बात कही जा रही है। तो आपको एक फैक्ट याद रखना पड़ेगा कि दिगंबर जो है वो 12 अंगास की जो टेक्स्ट हैं, जो उनके ग्रंथ हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, अब श्वेतांबर मंक्स और नन्स के अकॉर्डिंग, जो कि वाइट क्लैन वाले मंक्स और नन्स होते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ये जो 12 अंगास की जो किताबें हैं ना, जो ग्रंथ हैं, इनको कंपाइल करा गया था जैना काउंसिल्स के अंदर। और ये जो 12 अंगास कंपाइल करी गई हैं, श्वेतांबर मंक्स और नन्स ये मानते हैं कि जो काउंसिल पाटलिपुत्रा में गठित हुई थी प्राचीन भारत के अंदर, ये वहां पर कंपाइल करे गए थे। ठीक है, अब ये जो कंपाइलेशन जो थी पाटलिपुत्र के अंदर, ये होना जस्ट शुरू हुई थी, इट वॉज स्टार्टिंग पॉइंट। श्वेतांबर
सेक्ट के मंक्स और नन्स का ये भी मानना है कि जो पूरा अंगास का या जैनिज्म का जो भी किताबें हैं उनका जो पूरा कैनन है, जो कैटेगरी है, उसकी कंपाइलेशन का काम जो है वो 5th और 6th सेंचुरी में जाकर और ज़्यादा खींचा एट अनदर जैना काउंसिल सॉरी, जो कि गठित हुई थी वल्लभी में, ठीक है। और वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। और इस वाली जैना काउंसिल के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जिनकी छत्र छाया के अंदर ये जो गुजरात में वल्लभी वाली जो जैना काउंसिल का गठन हुआ था 5th और 6th सेंचुरी में, उसका मार्गदर्शन कर रहे थे देवर्धि शमाश्रम, ठीक है। ये एक जैना एस्थेटिक थे, ठीक है। इनकी एक मूर्ति है, ये प्रॉपर छोटा सा कोई मंदिर है गुजरात के अंदर, तो वहाँ की ये फ़ोटो मेरे को मिली तो मैंने लगा दी यहाँ पर। इनका नाम था देवर्धि शमाश्रम, ठीक है। तो ये एक जैना एस्थेटिक थे, एक जैना मंक थे, जिनकी छत्र छाया में, जिनकी अध्यक्षता में ये जैना काउंसिल का गठन हुआ था, जो कि वल्लभी गुजरात के अंदर गठित करी गई थी 5th और 6th सेंचुरी में। और यहाँ पर पूरे के पूरे सिर्फ एक या दो कोई बुक नहीं, यहाँ पर तो जैसे बात हो रही है कि पाटलिपुत्र के अंदर 12 अंगास जो हैं वो कंपाइल करी गई थी, लेकिन जो पूरा जैना कैनन है, जैनिज्म के टेक्स्ट हैं, जो पूरी की पूरी जो कैटेगरी है, जितने भी टेक्स्ट हैं, उनकी कंपाइलेशन जो है वो 5th या 6th सेंचुरी, हिस्टोरियंस की थोड़ी सी डिबेट है इसके ऊपर कि 5वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी की जो थी वहाँ पर ये गठित हुई, लेकिन वल्लभी गुजरात के अंदर हुई थी, ये कन्फर्म्ड है। और इसका मार्गदर्शन उस टाइम पर कर रहे थे एक जैना एस्थेटिक, एक जैना मंक, ठीक है, जिनका नाम था देवर्धि शमाश्रम, ठीक है। अब कुछ जो मटेरियल है इन सारे जैना कैनन के अंदर, उसकी डेट हिस्टोरियंस ये भी बोलते हैं कि वो 5th सेंचुरी बीसी या 4th सेंचुरी बीसी जितनी पुरानी भी हो सकती है, लेकिन आगे चलकर अलग अलग तीर्थंकार की बातें जो लिखी गई, ठीक है, ऋषभदेव से लेकर वर्धमान महावीरा तक, उसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए, कुछ एडिशंस हुई, कुछ डिलीशंस भी हुई होंगी, ठीक है। और ये वाला कार्यक्रम पूरा का पूरा चलता रहा 4th या 5th सेंचुरी बीसी से लेकर 5th या 6th सेंचुरी सीई तक, ठीक है, हज़ारों सालों तक ये चलता रहा। तो राइटर फिर हमें ये बोल रहे हैं, हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से ही वैसे वाली लाइन बताई जा रही है कि अगर हमें यकीन करना है इन जैना टेक्स्ट के ऊपर एज अ हिस्टोरिकल सोर्स, तो बहुत ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है कि जैसे मतलब मान लो कि आप 12 अंगास के ऊपर या उपअंगास के ऊपर यकीन कर रहे हो, तो प्रॉपर हमारे पास उसको पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि हम क्रोनोलॉजी पर फोकस करें विद रिस्पेक्ट टू जैनिज्म। अब क्रोनोलॉजी कैसे बन सकती है कि आप फर्स्ट तीर्थंकार की टाइमलाइन को पकड़ लो और वो टाइमलाइन खींचते चलो 24 तीर्थंकार तक, यानी कि ये हो गए ऋषभदेव और ये हो गए वर्धमान महावीरा। यहाँ से यहाँ तक जो भी इनकी टीचिंग्स हैं, जो भी बीच में तीर्थंकार आए, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनके जो मोनास्टिक ऑर्डर हैं, उसको आप पकड़ते चलो। फिर देखो कि अलग अलग जैना काउंसिल्स के अंदर कौन कौन से टेक्स्ट को कंपाइल करा गया था, तब जाकर हमें एक जैनिज्म के कंटेक्स्ट के अंदर एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी जो है वो देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर के अंदर जो कैनोनिकल टेक्स्ट थे और दो स्कूल ऑफ थॉट का क्या मानना है, ये वाली बात मैंने आपको बता दी। आपको दो जैना काउंसिल्स की लोकेशन पता लग गई, एक पाटलिपुत्र, एक वल्लभी। पाटलिपुत्र में 12 अंगास को कंपाइल करा गया था और जो पूरा का पूरा जैनिज्म के अंतर्गत जो एंटायर कैनन था, जो कैटेगरी थी टेक्स्ट की, उसकी कंपाइलेशन जो है वो वल्लभी गुजरात में करी गई थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला, आपको ये होमवर्क करना है कि टोटल जैना काउंसिल्स कितनी गठित हुई थी, कहाँ कहाँ पर हुई थी। और जैसे आपने वल्लभी वाले के अंदर देखा ना कि इसके जो हेड थे, इसके जो प्रेसिडेंट थे इस टाइम पर, वो थे देवर्धि शमाश्रम। तो आपको ऐसे ही सबके हेड बताने हैं, ठीक है। ये सर्च करके आपका होमवर्क है। तो दोस्तों, आप चाहो तो हमारा एक डेडिकेटेड यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन कोर्स हमने डिज़ाइन करा है, जिसमें आपकी सिस्टमेटिक तैयारी हो सकती है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम इट, इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन ऑप्शंस, तो वी आर ऑफरिंग 4 ऑप्शंस फॉर यू, लॉ, हिस्ट्री, पीएसआईआर एंड साइकोलॉजी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इन डिस्कशंस की पीडीएफ को अगर आपको अवेल करना है तो फॉर वन पर्टिकुलर चैप्टर आपको 21 रुपये देने पड़ेंगे। और ये आपको जो यूपीआई का जो कोड दिख रहा है, इस पर आप अपनी
यूपीआई ऐप से किसी से भी पेमेंट करना, पेमेंट हो जाने के बाद जो स्क्रीनशॉट है वो टेलीग्राम के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर भेज देना। हमारी टीम आपको डायरेक्टली पीपीटीज की पीडीएफ भेज देगी। और ये पर्सनली मेरा नंबर है। प्रिपरेशन में या फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी जाननी हो, कोई भी मुझसे बात करनी हो, कुछ भी जानना हो किसी सब्जेक्ट के बारे में, तो आप बेझिझक मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यू कैन कॉल मी, यू कैन टेलीग्राम मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, एनीथिंग यू वांट। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको रिप्लाई करूँगा। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है और चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर आपको मिल जाएगा। तो आप कहीं से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, फॉर वेरियस अपडेट्स। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, एक लेक्चर हमें और बनाना पड़ेगा जेना टेक्स्ट के बारे में। हम नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेनिज्म। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।